नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशलिटी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो, एनी प्रॉब्लम्स हो, आप इस पर कांटेक्ट कर सके, आप सॉल्व कर सकते हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम इस वीडियो के अंतर्गत सामाजिक शोध के चरण को जानने का प्रयास करेंगे। और इसके संबंध में मैं आपको कुछ इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये बताना चाहूँगा कि हमारे एग्ज़ाम में, हमारा जो नेट का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो, और उसके साथ साथ हमारा जो ऑप्शनल जो सोशियोलॉजी है, उसमें भी हमारे सामाजिक शोध के चरण से क्वेश्चंस जरूर पुटअप होते हैं। तो यहाँ से आपका एक नंबर, एक मार्क्स जो होगा, वो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा यहाँ से, अगर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है यहाँ से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब ये मैं क्यों लेके आया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे महत्वपूर्ण चरण हैं, महत्वपूर्ण चरण मेनली अगर आपसे बोला जाए तो हम सबको पता है, मैक्सिमम सबको हमारे इसके बारे में पता है, लेकिन जो चीज़ मैं आज बताने जा रहा हूँ उसके संबंध में बहुत कम लोग को मालूम है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सबको पता है इसके बारे में, जनरल ये जो टाइप है PhD और CAG कैच, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता है कि ये क्या है, ये मेन टाइप है, ये मेन स्टेप्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये मेन स्टेप्स के साथ ही हमारे क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो बदल नहीं, वो ख़त्म नहीं हो जाता है। मतलब कि ये है कि आप सिर्फ इतना ही, सिर्फ आप मेन इसके चरण याद कर लो, इससे ही काम आपके एग्ज़ाम में नहीं होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके कुछ सब पार्ट भी होते हैं। सब पार्ट मीन्स जैसे पी मैंने बताया, तो पी का प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम के अंतर्गत भी कुछ सब टाइप है जिसको आपको जानने का प्रयास करना चाहिए, और वो प्रॉब्लम आपको इस वीडियो के अंतर्गत प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और पहले हम लेंगे, पहली बात तो कोई हम समस्या लेंगे, और समस्या के आधार पर ही क्या करेंगे, हम अपना शोध शुरू करेंगे। तो पहला हमारा कौन सा आता है, मुख्य पार्ट। पी, पी से होता है क्या, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। तो आपका पहला से पी से क्या है, प्रॉब्लम, यानी जो मेन है, ये मेन पार्ट है। यानी पी से पहले हम शुरू करेंगे। कोई जो भी जिस विषय या समस्या का हमें अध्ययन करना होगा, पहले उसका हम सिलेक्शन करते हैं। तो पी से क्या होता है, प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। अब इसके अंतर्गत भी बहुत सारे कार्य करने होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एग्ज़ाम में अब पूछ रहा है कि उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार के चरण में करते हैं, या एक ऐसे भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, या ऐसे अब बन रहे क्वेश्चंस कि आपको इसी चुनाव के अंतर्गत ही ये जो इतना पार्ट मैंने बताया, ये जो इतना पार्ट मैंने लिखा है कि प्रारंभिक अध्ययन, उद्देश्यों का निर्धारण, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, और पद्धति का चुनाव और उपकरण का निर्माण, इसी को आपको स्टेप करने के लिए, ये सीरीज बनाने के लिए आपको दे देगा। और लास्ट देखिए लिखा है कार्य सारणी एवं बजट का निर्माण। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं बताना चाहूँगा, तो पहले हम फिर से शुरू करते हैं। फिर से आपको बताना चाहूँगा कि पी से प्रॉब्लम है, इसमें मेन, और इसका सब टाइप क्या हो जाएगा। पहली बात तो हम क्या करेंगे, जो भी हम विषय का चुनाव करेंगे, उस विषय से संबंधित हम क्या करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। अब वो किसी व्यक्ति विशेष के आधार पर चाहे हमको जानकारी प्राप्त करनी हो, या उसके साथ साथ हमें क्या करना हो, किसी किसी पुस्तक के आधार पर, किसी लिखित स्रोत जो रिटन सोर्स होगा, उससे हम ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। यानी इसको आप बोल सकते हो कि प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोतों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, शोध से संबंधित अध्ययन या जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और दूसरा कौन सा है पार्ट, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। अध्ययन क्षेत्र में क्या किया जाएगा, अध्ययन क्षेत्र में ये होता है कि जैसे आप क्षेत्र का निर्धारण किस प्रकार का हो रहा है, मतलब प्रकृति से यहाँ पे आशय है, मतलब वो किस फील्ड वर्क आधारित होगा, या आप बोल सकते हो कि वो एक बोलेंगे बुक व्यू आधारित होगा, आदि आदि चीज़ें। ठीक है, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। इसके साथ साथ आपको पद्धतियों का चुनाव, तो यानी इसमें यह है कि हमें किन पद्धतियों का चुनाव करना होगा।
ठीक है, किन पद्धतियों का चुनाव। तो मैं पहले आपको बता देना चाहूँगा कि प्रकृति में तो आपने जान ही लिया था अध्ययन क्षेत्र में, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो अध्ययन क्षेत्र के निर्धारण को हम 3 दृष्टियों से मुख्यतः देख सकते हैं। ठीक है, तो 3 दृष्टिकोण से, एक तो कोई भौगोलिक प्रादेशिक क्षेत्र हो सकता है, जनसंख्यात्मक क्षेत्र हो सकता है, जनसंख्या आधारित, और तीसरा क्या हो जाएगा, सामाजिक क्षेत्र। ये 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। इन तीनों में से कोई भी आप क्षेत्र का चुनाव करके और अध्ययन आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारा ये अध्ययन पद्धति का चुनाव या उपकरण का निर्माण, यानी हम शोध के विषय में किन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करेंगे और उपकरणों का के आधार पर अध्ययन करेंगे, उसका हम चुनाव इसमें कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अध्ययन पद्धतियों में आएगा चुनाव, वो आजकल मुख्यतः इसमें हो सकता है कि सर्वेक्षण आप प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, इसके साथ साथ आप साक्षात्कार का प्रयोग कर रहे हो, या आप प्रश्नावली का प्रयोग कर सकते हो। ये सब सारी क्या है, ये सब सारी अध्ययन पद्धति का चुनाव है, और ये उपकरण है कि जिनके आधार पर आप अध्ययन का कार्य कर सकते हो। ये उपकरण के हैं। अब इसके बाद हमें फिर लास्ट, इस प्रॉब्लम के अंतर्गत हमारा एक लास्ट आता है पॉइंट, ये आता है कि कार्य सारणी, मतलब जो हमें कार्य करना है, मतलब शोध से संबंधित, ठीक है, उस कार्य की एक हमें सारणी बना लेनी है। मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना, उसके बाद स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद हमें उसका खर्चा और समय का भी हमें क्या कर देना होगा, निर्धारण कर लेना होगा कि हमारा खर्चा कितना लगने वाला है, और इसके साथ साथ हमें समय कितने लगने वाले हैं। आदि चीज़ों का हम निर्धारण किसी आधार पर करेंगे, कार्य सारणी और बजट के निर्माण के आधार पर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम के चुनाव के अंतर्गत हम कितनी प्रकार की प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, और सीरियल वाइज ये आप लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब हमारा जो दूसरा मुख्य चरण है शोध का, वो कौन सा है, दूसरा मुख्य चरण हमारा आएगा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी प्राकल्पना या उपकल्पना। प्राकल्पना या उपकल्पना क्या होती है, यानी जो हम प्राकल्पना यानी क्या होता है, पूर्व कल्पना, यानी जो भी कोई भी सामान्य कार्य हम करने जा रहे हैं उसके पूर्व उससे संबंधित हम विचार करते हैं, ठीक है। और विचार करते हैं तो यहाँ पर विचार करते हैं, और वो भी किस आधार पर, ओरल, वो भी हमारा मौखिक होना चाहिए, ठीक है, मौखिक होता है ये कल्पना, यानी मानसिक विचार। तो हमें जो भी शोध कार्य करना है उससे संबंधित जो भी कार्य होगा, कार्य व्यवहारों का एक खाका हमें तैयार करना है, लेकिन लिखित नहीं, वो ओरल होना चाहिए, मानसिक आधार पर होना चाहिए प्राकल्पना। आइए आगे चलते हैं, और प्राकल्पना के संबंधित अगर आपको कुछ और भी डिटेल देखना है तो आप मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, फिर हम क्या करेंगे, प्राकल्पना का निर्माण करेंगे, और फिर हमारा तीसरा मुख्य पार्ट आता है चरण डी से, यानी रिसर्च और डिज़ाइन। अब देखिए रिसर्च डिज़ाइन, तो इसमें क्या होता है, शोध संबंधित फ्रेमवर्क तैयार करना, यानी अब शोध संबंधित जो भी आपका कार्य होगा, चाहे वो उपकरण आधारित हो, चाहे वो कहेंगे कि अध्ययन क्षेत्र आधारित हो, चाहे वो तकनीकी आधारित हो, चाहे वो खर्चे आधारित हो, आदि चीज़ें, चाहे वो व्यक्ति के आधार पर हो, चाहे वो समुदाय के आधार पर हो, आदि के आधार पर सारी चीज़ों का एक ब्यौरा, एक लेखा जोखा हम तैयार कर लेते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है, कि हमें क्या क्या करना है, और लास्ट से अंत तक, ओके, लास्ट से लेकर अंत तक। आइए अब चलते हैं आगे। तो आपको, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एक डाउट आपके मन में हो रहा होगा कि सर हाइपोथेसिस में भी यही बताए थे कि कोई कार्य करने जा रहे हो, कार्य करने से पूर्व ये कार्य करना, उसके बारे में एक स्ट्रक्चर तैयार करने हैं, संरचना तैयार करने हैं, और रिसर्च डिजाइन में भी ये बता रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इन दोनों में अंतर यही है कि ये क्या होता है, ये ओरल होता है, यानी मानसिक विचार होता है, लेकिन ये मानसिक विचार तो होता है, लेकिन उन मानसिक विचारों को एक लिखित आधार पर रिटर्न बेस्ड क्या होता है, डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाता है, फ्रेमवर्क। तो आप बोल सकते हो कि रिसर्च अगर आपसे एक एक लाइन में बोला जाए कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो ये क्या होगा, ओरल बेस्ड फ्रेमवर्क होगा, फ्रेमवर्क। और जबकि रिसर्च डिजाइन क्या हो जाएगा, ये रिटर्न बेस्ड फ्रेमवर्क। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा मुख्य चरण। कौन सा आएगा, मुख्य चरण हमारा आएगा अब चौथा,
चौथा हमारा आएगा सी। सी का मतलब क्या होता है? पीएचडी। पीएचडी हम लोग कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद कैच। तो सी का क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी हमें डेटा का कलेक्शन करना है। ठीक है, डेटा का कलेक्शन करना है। तो डेटा के कलेक्शन में हम क्या करेंगे? उन डेटा के कलेक्शन में हम ये चीज़ करेंगे कि जो हमारे जो भी हमारे क्षेत्र कार्य संबंधी हैं, क्षेत्र कार्य संबंधी हो, इसमें हमें विभिन्न चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसमें पहली बात तो हमें वे डाटा चुनाव करना है जो डेटा सार्थक तथ्यों पर आधारित हो। मतलब ये मतलब कि एक कहेंगे फैक्चुअल बेसिस पे हों, तर्क वाले तथ्य हों। इसके साथ साथ हमें इस पर असंगत जो हमारे जो तथ्य होंगे उनका असंगत जो हमारे तथ्य होंगे उनकी पुनः जांच भी कर लेना चाहिए इसमें। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, यानी हम इसमें क्या करेंगे? अध्ययन क्षेत्र या अध्ययन समस्या से संबंधित हम तथ्यों का क्या करेंगे? चुनाव करेंगे इसमें। ठीक है, तथ्यों को ढूंढेंगे और तथ्यों के आधार पर फिर क्या करेंगे? अब सपोज दैट आपने तथ्य उसकी विभिन्नता समानता के आधार पर नहीं, बल्कि जैसे तथ्य आपको समस्या से संबंधित मिला, आप उन सब सारी तथ्यों को एकजुट करके रख लिया। अब उन तथ्यों को अगर आपको अध्ययन करना होगा तो एक आपके सामने परेशानी आएगी कि कौन समान है और कौन असमान है। तो आपको क्या करना होगा कि उन्हें विभिन्नता के आधार पर, विभिन्नता या समानता के आधार पर, समानता या भिन्नता के आधार पर उन्हें क्या कर देना होगा? क्लासिफाइड कर देना होगा। और आपसे बताना चाहूँगा, अब जैसे ही ये काम किया जाएगा क्लासिफाइड का, तुरंत आप जानते हो किस में पहुँच जाओगे? आप एनालिसिस में पहुँच जाते हो। एनालिसिस ऑफ डाटा यानी विश्लेषण ऑफ डेटा, डेटा का जो विश्लेषण होता है वो उसमें पहुंच जाते हो। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि तथ्यों के संकलन के बाद तथ्यों को ब्रीफ करने, मतलब तथ्यों की जो भी जानकारियां हैं उन्हें संक्षिप्त करने का कार्य कौन करता है? ब्रीफिंग करने का काम वो कौन करेगा? एनालिसिस ऑफ डेटा। और आपको बताना चाहूँगा कि एनालिसिस डेटा के अंतर्गत भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इस बार एग्जाम में भी पूछा था ये चीज़, ठीक है, नेट के एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? पहला तो हम ये जान लेते हैं कि एनालिसिस होता क्या है डेटा। तो डेटा का एनालिसिस में ये होता है कि जो भी हमें तथ्य प्राप्त हुए हैं, तथ्यों का ढेर जो हमें प्राप्त हुआ है, या ग्रुप ऑफ, या आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ जो फैक्ट है, जो ग्रुप ऑफ डेटा है उसे क्या करेंगे? एक सेकंड। जो ग्रुप ऑफ डेटा है उसको क्या करेंगे हम? उसकी व्याख्या करेंगे और उसके आधार पर फिर व्याख्या करने के बाद क्या करेंगे? उनको विभिन्नता के आधार पर, उनको भिन्नता और समानता के आधार पर उन्हें अलग अलग रूप से समझने का प्रयास करेंगे। ये काम किया जाता है एनालिसिस ऑफ डेटा में। और एक वर्ड में और दूसरे संदर्भ में बोल सकते हो कि तथ्यों का ब्रीफिंग करने के लिए, संक्षिप्तीकरण करने का भी कार्य एनालिसिस ऑफ डेटा के अंतर्गत किया जाता है। अब किन किन प्रक्रियाओं के आधार पर हम इनका करते हैं एनालिसिस? तो पहले सर्वप्रथम हम क्या करते हैं? एडिटिंग करते हैं, संपादन। यानी संपादन का आशय ये होता है, इसी के अंतर्गत है, एनालिसिस के अंतर्गत ही। पहला कौन सा होगा? संपादन यानी एडिटिंग का। एडिटिंग में हम ये करते हैं कि जो भी हमारा तथ्य है उन तथ्यों में क्या कमियां रह गई हैं और क्या सुधार करना है। ठीक है, यानी तो जो भी कमियां हैं उनका सुधार करना और जो भी चीज़ें हैं उनमें भरपाई कर देना। ठीक है, और उनको मतलब कि आप बोल सकते हो कि काट और छाट जैसे आप बोलते हो, तो काट छाट करना ये कहलाता है एडिटिंग। जैसा कि न्यूज़पेपर का एडिटर करता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में एडिटर करता है कि जो भी कमियां त्रुटियां होती हैं उनमें सुधार करने का काम करता है। तो सुधारने का काम तथ्यों में कौन करेगा? संपादक करेगा, यानी संपादन में। इसके साथ साथ संपादन करने के बाद फिर क्या करेगा? उन्हें क्लासीफाइड करेगा, वर्गीकरण, और वर्गीकरण करने के बाद फिर उन्हें क्या करेगा? कोडिंग करेगा। जैसे एग्जांपल है कि एक कक्षा है, क्लास है, जिसमें एमए की क्लास है, जिसमें स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को पुरुष और महिला के आधार पर, तो पुरुषों को ट्रायंगल से और क्या कहेंगे महिलाओं को सर्कल से, इस तरीके से कोडिंग कर दिया जाती है। ये हो जाएगा कोडिंग। आगे चलते हैं। अब कोडिंग करने के बाद फिर उन्हें टैबुलेशन कर दिया जाएगा कि पुरुष को अलग उनकी जनगणना लिखी जाएगी, जो जनसंख्यात्मक जो भी जानकारी होगी उसको लिखा जाएगा, और महिलाओं का अलग। इसके बाद फिर हमारा लास्ट स्टेप आता है एनालिसिस में। एनालिसिस का लास्ट
एनालिसिस में लास्ट स्टेप ये आता है कि निर्वचन करना, इंटरप्रिटेशन एंड जनरलाइजेशन, यानी जो भी हमारा टेबल तैयार हो गया है तथ्यों आधारित, उनका क्या किया जाए, उनके बारे में उनका निर्वचन किया जाए। उन निर्वचन का आशय होता है समझने से, ठीक है, और समझना उनका तर्क का प्रयोग करके उनको समझने का प्रयास किया जाता है, ये हो इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन के बाद फिर लास्ट है जी, जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन आप सी देखिए, कैज के बाद जी लास्ट में आ रहा है, तो जी का वही लास्ट आता है, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में क्या होता है, यानी जो भी हमारा स्ट्रक्चर या अब तक जो भी कार्य हुआ है उन तथ्यों को सामान्य विशेषताओं पर आधारित करना, यानी जो भी तथ्य हैं उन्हें इस प्रकार से तैयार करना जो सामान्य लोगों पर, सभी पर सार्वभौमिक रूप पर लागू हो रहा हो, उनकी विशेषताएं, ठीक है, इस तरीके से। आइए आगे अब हमारा चलता है, और इस रिसर्च का सबसे आखिरी पार्ट है, जी के बाद भी सबसे आखिरी पार्ट है रिपोर्ट राइटिंग। जैसा कि मैं आपको दूसरा पेज लेके चलता हूँ, दूसरा पेज देखिए ये, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग में ये होता है, एक सेकेंड, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है कि रिपोर्ट राइटिंग में आप, रिपोर्ट राइटिंग देखिए यहाँ पे कुछ वैसे धुंधल लिख दिया तो मैं लिख दे रहा हूँ, रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग में क्या काम होता है, रिपोर्ट राइटिंग में होता है कि अब तक जो आपने शोध कार्य किया, जो भी शोध कार्य किया, उसका लास्ट में क्या कर देना, उसका लास्ट में एक डॉक्यूमेंट, एक सारे ब्यौरा, सारे शोध कार्यों का लेखा जोखा, इसको बोलते हैं लेखा जोखा, या इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। ये होता है रिपोर्ट राइटिंग। और फिर इसे क्या कर दिया जाता है, प्रेजेंट कर दिया जाता है जो भी हमारे गाइड होते हैं। ये होता है संपूर्ण शोध की प्रक्रियाएं। आई होप आपको इससे संबंधित जो भी थी डाउट वो आपका क्लियर हो गया होगा, और इसको आप ज़रूर ही अच्छे से देखिएगा। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा। आपको ऐसे ही 1 to 1 वीडियो इसके संबंधित आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।